नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था एंगल बिटवीन टू कर्व। तो एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। तो जहाँ पर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान से सोचेंगे, एंगल हम लोग कब निकाल पाते थे? याद करो जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी तो दो लाइनें होती थी तभी तो एंगल निकाल पाते थे। एक का स्लोप m1 था और एक का स्लोप क्या था m2। तो tan थीटा बराबर क्या था मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो सेम इसी प्रोसेस से कि अगर सपोज एक कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है और दूसरा कर्व y इज इक्वल्स टू जी एक्स है, ठीक, तो यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया उसके हिसाब से कर्व एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? एक सिंगल इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हमारा एम क्या हो गया कि ये यहाँ पे P पे एंगल को कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने जो बात बोली है उसमें क्या बताया गया? एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। तो यानी P पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। अच्छा, अब टेंजेंट ड्रॉ करने की बात आई तो तुरंत ड्राइंग है तो बन जाएगी, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे बनेगी? तो हम टेंजेंट तभी बना पाएंगे जब इन दोनों कर्व का मुझे क्या पता होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी सिर्फ देखते रहेंगे, लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो मान लिया टेंजेंट के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो टेंजेंट है क्या? अल्टीमेटली लाइन ही तो है। तो हमने क्या किया कि सपोज कर लेते एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप क्या हो गया? m1। अभी मैं लाइन बोल दे रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ये लाइनें जो है वो क्या है? टेंजेंट है ना। तो एक टेंजेंट का स्लोप m1 है और एक टेंजेंट का स्लोप क्या है? m2। किसका m1 किसका m2? अपनी मर्जी है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या? पॉइंट। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया जाएगा। अब y की वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया और जैसे y की वैल्यू इक्वेट करी तो यहाँ से x की उतनी ही वैल्यू आएंगी जितनी जगह ये ग्राफ को, दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या कट कर रहे होंगे। हमने जो फिगर बनाया उसके हिसाब से सिर्फ एक ही जगह कट कराया है, इसलिए यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग y की भी एक ही वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू कैसे आएगी? इस x की वैल्यू को चाहे fx में कहीं या gx में, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे और जैसे पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। x इक्वल टू x1 इन y इज इक्वल्स टू fx या y इज इक्वल्स टू gx। और जैसे मैं fx में पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू आएगी, मान लिया y की वैल्यू क्या आई? y1। चाहे gx में पुट करते तो भी यही वैल्यू आती। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया और जब पॉइंट मुझे मिल गया तो मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा। स्लोप किसकी चाहिए? टेंजेंट की। और टेंजेंट की स्लोप का मतलब क्या? dy बाई dx। तो यहाँ से कर्व y बराबर fx और इसका हमने क्या निकाला? dy बाई dx। और जब इसका dy बाई dx निकाला तो पॉइंट पुट कर दिया और उसको हम लोगों ने मान लिया क्या? m1। तो यहाँ से m1 का वैल्यू f डैश x1, y का टर्म होता तो y भी पुट किया जाता है। अब दूसरा y इज इक्वल्स टू gx, फिर इसका हमने डिफरेंशिएशन किया g डैश x और इसका स्लोप हम लोगों ने ले लिया m2 और ये स्लोप लेने के बाद फिर इसमें भी पॉइंट हम लोगों ने पुट किया, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद एंगल बिटवीन टू कर्व, तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी कि एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। टेंजेंट है क्या? लाइन है। टेंजेंट क्या है? लाइन। और दो लाइन के बीच में एंगल हम लोग को निकालना आता है क्या? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी। जैसे पुट हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व। अब फिर याद करो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने के बाद उनके दो केस बनाते थे कि बोथ द लाइन्स आर पैरेलल और सेकेंड था बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली इसमें भी बनाया जाएगा। देखो जब लाइन सिर्फ होती है तो परपेंडिकुलर बोल देते हैं,
लेकिन कोई कह दे कि कर्व परपेंडिकुलर, तो कर्व परपेंडिकुलर नहीं बोलते, परपेंडिकुलर को उसमें बोला जाता है ऑर्थोगोनल, ठीक है। और दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, दो कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच। तो अगर टच कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई दो लोग एक दूसरे को टच करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से m1 इक्वल टू क्या रहेगा, m2। और कर्व टच कोई बोले, एक बात और ध्यान रखना, कर्व टच कर रहे हैं तो भी यही कंडीशन है, और अगर लाइनें पैरेलल थी तो भी यही कंडीशन थी। लाइन पैरेलल थी तो भी तो एंगल बिटवीन जो है लाइन क्या होता था, 0 होता था कि नहीं होता था? तो 0 यानी कि टच, कर्व टच कर रहे कोई बोले तो भी ये कंडीशन होगी, और लाइनें पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल है तो उसके अंदर टेंजेंट भी पैरेलल हो सकती है और नॉर्मल भी पैरेलल हो सकती है। कंडीशन यही बनी रहेगी कि इनकी स्लोप क्या होगी, सेम। सेकंड पॉइंट कि अगर ये ऑर्थोगोनल है, और अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर हैं तो वहां पर थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो m1 m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। भाई यहाँ पे थीटा 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तभी हो तो होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, 0। और 1 प्लस m1 m2 को जैसे 0 करोगे तो क्या आएगा, m1 m2 इक्वल टू क्या, -1। तो ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर ना? इसको नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कर्व दे दिया गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और हमें यहाँ एंगल बिटवीन निकालना है दिस कर्व के। और साथ में क्वेश्चन है इस बार हमें क्या दे दिया गया है, पॉइंट। तो पॉइंट जब दे दिया गया तो यानी कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स, ये डी बाई एक्स किया, और एक इसका स्लोप हमने m1 ले लिया, और साथ में पॉइंट तो क्वेश्चन ने दे दिया है, तो ये पॉइंट 1,1, तो यहाँ से वैल्यू रख दी जाएगी, तो ये 2 आ जाएगी। फिर ये सेकेंड वाला कर्व, ये 1 हो गया, तो 1/2y, इसका स्लोप मैं ले लेता हूँ m2, तो dy बाई डी एक्स 1,1, तो ये m2 हो जाएगा 1/2, y की वैल्यू 1, तो m2 की वैल्यू 1/2। और फिर अब बात आती है एंगल की, तो फार्मूला हम लोग को पता है, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो m1 2 हो गया, m2 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 - 1 3 हो जाएगा, और नीचे 2 आएगा, ये 1 + 1 मिलके भी क्या हो गया, 2। तो टोटल ये कितना रहेगा, 3/4। और अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कर्व हमें ये दे दिया गया, एक y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, दूसरा y इज इक्वल्स टू b टू द पावर x। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या बताया थे, y की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इक्वेट। तो यहाँ y की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, और जैसे इसको इक्वेट किया तो a टू द पावर x इक्वल टू क्या आ गया, b टू द पावर x। और ये दोनों वैल्यू सेम कब होंगी, ये दोनों वैल्यू सेम तभी होंगी जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। इसके अलावा तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यानी x इक्वल टू 0 आ गया, और फिर क्या भाई, x 0 रखोगे तभी तो 1 1 बनेगा। और अब x इक्वल टू 0 चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तो जिससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो किसी एक में पुट कर दो, तो y इक्वल टू a टू द पावर x, तो y इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ गया, 0,1। अब ये पॉइंट मिल गया। अब कर्व हमें दिया ही गया है a टू द पावर x, तो इसका हम लोग dy बाई dx निकाल लेंगे। तो जब dy बाई dx निकाला तो ये a टू द पावर x इंटू लॉग a, और इस केस में स्लोप ले लेते हैं m1, तो ये a टू द पावर, यहाँ पे पॉइंट पुट हो जाएगा, तो ये m1 का मतलब कितना, log a। अच्छा सब लोग ध्यान से देखो, दूसरा वाला कर्व क्या है, y इक्वल टू b टू द पावर x। तो बस चेंज क्या हुआ, a की जगह क्या हो गया, b आ गया। और जब a की जगह b आ गया तो यहाँ से m2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, log b। और देयरफॉर
एंगल बिटवीन कर्व, तो ये कितना आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो tan थीटा इक्वल टू log a माइनस log b अपॉन 1 प्लस log a इंटू log b, तो ये आ गए इन दोनों कर्व के बीच में एंगल। अब फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये एक लाइन दे दी गई, ये कर्व दे दिया गया, हम लोग को निकालना ये है कि ये लाइन और कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन दे दिए गए। तो हम लोग को पता है कि भाई अगर दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे टच करेंगे उस पॉइंट पे दोनों का dy/dx क्या होगा, सेम। तो हमको तो पॉइंट ही निकालना है, इसलिए हमने उस कंसिडर कर लिया कि भाई इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1, y1। तो अब लाइन है तो इसका स्लोप तो कैलकुलस से निकालने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब उसके बाद फिर ये कर्व दे दिया गया है y इक्वल टू, यहाँ से dy/dx निकाल दो, b कांस्टेंट है ऐसा ही आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन दिस, और dy/dx हमेशा किस पे निकलता है, पॉइंट पे, इसीलिए हमने पॉइंट कंसीडर करा है क्या, x1, y1। तो ये पॉइंट इसमें रख दिया जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वेट कर दोगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये बराबर, और एक्सपोनेंशियल की पावर 1 ये तभी पॉसिबल होगा जब पावर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको 0 करोगे तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और ये x1 की वैल्यू जहाँ टच कर रहे हैं तो वो टच वाला पॉइंट भी तो दोनों कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों के से एक में पुट कर दो जिससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट वाले में पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ 0 अपॉन ए लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से फाइनली y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, 0, b, यानी ए ऑप्शन। फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 तो नॉर्मल ऐसे ही होगा कि यहाँ ये 5th क्वेश्चन में हमें इन दोनों कर्व के बीच में भी एंगल बिटवीन 2 कर्व निकालना है। ये क्वेश्चन का मकसद सिर्फ एक ही बात के लिए है कि कभी कभी ऐसी इक्वेशन दे जाएं जिसमें लगे कि पॉइंट निकालने में हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वहाँ पर पॉइंट कभी निकालो ही मत, पहले कभी भी मत निकालो, सीधे पहले उनका dy/dx निकालो। अब जैसे ये पहला वाला दिया गया कर्व, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चनों में डायरेक्ट सेटिंग भी होती है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये 3, ये 2 मल्टीप्लाई में तो एक फर्स्ट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, तो ये सब कुछ हट जाएगा, ये 3 भी हट जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, x² माइनस साइन अंदर ट्रांसफर कर लोगे और ये 2xy, और अब अगर हम लोग यहां से देखें ये आ गया, तो ये एक स्लोप हो गई, ये मान लो भाई ये m1 आ गया, और अब सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये 3x² y का डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर y x² का डिफरेंशिएशन 2x,
और इसका 3y² dy/dx बराबर 0। और अब ये 3 फिर से हट जाएगा और हम dy/dx को एक साथ कर लेते हैं। तो ये x² माइनस y² dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 0 और dy/dx इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे जो है इसका स्लोप मैं m2 कंसीडर कर लेता हूँ, तो m1 ये आ गया m2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और जब ये सेकंड हो गई तो अपनी आंखें खोलो जरा, आंखें खोलोगे तो m1 m2 डायरेक्ट दिख रहा है ना -1। ठीक, क्या मतलब निकला यहाँ पर कि मतलब एक तो एक सिंपल सी बात है कि हम कुछ ना समझाएं तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलना कभी कॉम्प्लिकेटेड हो फंक्शन के तो उसमें सेटिंग होती है। ये बात बोल के मैं यही ख़त्म कर देता हूँ कि ये वैल्यू m1 निकाल ली है, ऐसे m2 निकाल लिया, आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग के ऊपर बेस्ड होते क्वेश्चन। दूसरा ये है कि कोई इसमें जैसे हिट एंड ट्रायल भी करना चाहे तो हिट एंड ट्रायल में अगर हम निकालते हैं तो उसका आंसर पूरा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसी ने ये सोचा कि इसमें हम 1,1 पुट करें। देखो जरा ध्यान से, 1,1 1,1 इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो, 1,1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो तुमने 1,1 पे dy/dx निकाला और एंगल निकालने की कोशिश कर दी, एंगल निकाला, आंसर आ गया। लेकिन ये कोई कैसे कह सकता है कि इस कर्व में केवल एक ही पॉइंट आएगा? और भी तो हो सकते थे पॉइंट, तो वो हमारे आंसर छूट रहे होते कि नहीं हो रहे होते? एक तो बात ये। तो ऐसी जब डिग्रियां आ गई जिसमें हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक निकलेगा या मल्टीपल निकलेंगे, एक बात ये हुई, तब हमें क्या करना है? मुझे यही सोचना है, हिट एंड ट्रायल वगैरह की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले देखना है कि कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन है तो यही काम करना है। और आखिरी बात कि यहाँ पर जब तुमने m1 m2 निकाला तो m1 m2 -1 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने परपेंडिकुलर हो गया, वो तो हो गया, लेकिन मैंने जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं निकाला और उसके बाद m1 m2 -1 हो गया, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ x और y के प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करूं, कोई भी, तो ये दोनों का रिजल्ट हमेशा m1 m2 -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो दोनों कर्व दिए गए हैं ना, ये एक आर्थोगोनल नेट बना रहे होंगे जिसमें किसी भी पॉइंट, कितने भी पॉइंट हो, हर जगह एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बाकी इससे आगे कोई मतलब नहीं इसका। तुम्हारे लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि जब लगे कि जो है फंक्शन, जो कर्व दिए गए हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के चक्कर में भूल के भी मत पड़ो, वो डाटा ही सेटिंग करा रहा होगा। या तो m1 बराबर m2 करा के छोड़ेगा या m1 m2 बराबर क्या करेगा? -1। इससे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बात खत्म हो गई। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या कि यहाँ पे ये कर्व दे दिया गया है और एक कर्व ये दे दिया गया है और एक दूसरे को आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये कुछ कंडीशन दे दी गई हैं कि क्या कंडीशन होगी जिसके लिए दोनों एक दूसरे के आर्थोगोनल होंगे। तो सबसे पहली बात कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें कंडीशन निकालनी है या कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और दे दिया जाए कि कर्व एक दूसरे को आर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, कभी दोनों कर्वों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। ठीक है, उसमें हमेशा कंसीडर करके काम किया जाता है, क्योंकि अगर कोई कह दे नहीं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के करेंगे तो तुम ही देख लो निकालने में आसान होगा क्या? इतना आसान तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा कभी भी कंडीशन का क्वेश्चन हो, कभी भी कंडीशन का क्वेश्चन हो तो कभी भी वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं फिक्स मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट एज्यूम कर लो, x1 y1 है दोनों के। अब करने के बाद अब पहली लाइन क्या होगी सुनते हैं। पहले बात कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम कर लिया कि x1, y1 है, तो ये x1, y1 दोनों कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई कराने के बाद ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन फर्स्ट
और दूसरे में सेटिस्फाई कराया तो ये इक्वेशन सेकेंड। और उसके बाद फिर तुरंत हमारे दिमाग में बात आएगी क्योंकि भाई हमें पॉइंट पता लग गया है। क्या पता लग गया है? पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट पे इसका dy dx निकालूंगा और इसका भी क्या निकालूंगा? dy बाई dx। और फिर कहूँगा m1 m2 इक्वल टू -1। और फिर अब मैं पहले मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फिर आगे सॉल्व करूँगा। तो m1 m2 इक्वल टू -1 मैं कर दूंगा और इतना करने के बाद फिर m1 के प्लेस में m1 की वैल्यू और m2 के प्लेस पे m2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। और पुट करने के बाद उसमें सॉल्व क्या करूंगा पहले वो सुन लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के नाम पे सिर्फ मैं इतना किया करूंगा कि उसमें x1 और y1 वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? x1 और y1 के टर्म को एक साइड। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं x1 y1 के टर्म को एक साइड, तो सिर्फ हमारा एक ही एम होना चाहिए और वो ये एम होना चाहिए कि मैं क्या करूं कि x1 और y1 एलिमिनेट हो जाए। और मैं क्या करूं कि x1 y1 एलिमिनेट हो, इस लाइन के लिए तुम्हारी हेल्प सिर्फ यही आदमी करेगा। कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन्हीं दो इक्वेशन में तुम्हें सोचना है कि मैं क्या करूं कि m1 m2 इक्वल टू -1 में जो x1 y1 आया है वो एलिमिनेट हो जाए। और उसको कैसे एलिमिनेट करना होगा? ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होगा? चेंज होगा। बाकी के मैकेनिज्म सेम ही होगा। क्या बताया मैंने? जब भी कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन आए, ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, पॉइंट एज्यूम कर लो। पॉइंट एज्यूम करने के बाद दोनों कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बन जाएगी। उसके बाद पहले कर्व का dy dx निकालो, यानी m1 हो गया। दूसरे कर्व का dy dx निकालो, वो क्या हो गया? m2। m1 m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। और उसको करने के बाद उसमें x1 y1 वाले टर्म को क्या करना है? एलिमिनेट। किससे? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट रिक्वायर्ड कंडीशन। ये बात होगी सर, यही फिक्स मैकेनिज्म होगा। अब जो मैंने बोला है वही मैं करने जा रहा हूं। तो सेटिस्फाई करा के इक्वेशन तो मैंने बना ली है। अब मैं इसका dy dx निकालूंगा। तो यहां से x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, 2x अपॉन a², 2y अपॉन b² dy बाई dx इक्वल टू 0। तो 2y dy बाई dx इक्वल टू -2x अपॉन a²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब देन हम बोल सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू -x इंटू b² a² अपॉन y। और अब इसमें पॉइंट पुट कर देंगे और जब पॉइंट पुट कर दिया तो ये आ गया। अब यहां पे एक बात और भी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि अगर कर्व सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे इस कर्व को देखो, इस क्वेश्चन में ये कर्व दोनों कर्व क्या है? सेम है। तो मुझे दूसरे कर्व के लिए dy बाई dx निकालने की जरूरत ही नहीं। बस हुआ क्या है? a रिप्लेस हो गया अल्फा से, b रिप्लेस हो गया किसे? बीटा से। तो मैं सिमिलरली सीधे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि m2 इक्वल टू -x1 और b की जगह कितना हो जाएगा? β² और a की जगह कितना हुआ है? अल्फा। और फिर m1 m2 इक्वल टू क्या? -1। अब यहां पे पॉइंट पुट कर देंगे। ये से कैंसिल हो जाएगा। अब x1² नीचे क्या हो गया? y1² इक्वल टू x1² y1² को मैंने एक साइड कर लिया है और रिमेनिंग को एक साइड ट्रांसफर कर दे रहा हूं। तो यहां से x1² अपॉन y1² इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन ए आ गई। और फिर क्या बताया था कि इस x1 और y1 को एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैसे एलिमिनेट होगा, ये हम ही को सोचना पड़ेगा। तो एक बार पहले 1 मिनट सोचो, फिर देखो क्या सोच पा रहे हो कि नहीं। तो अब देखो भाई, जो लोग नहीं सोच पाए, सोचना तुम्ही को पड़ेगा, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। अब जरा तुम थोड़ा सा ध्यान देते इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता तो x1² y1² आ जाता कि नहीं आ जाता? जरा ध्यान से देखो, जैसे कहता 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये x1²
और यहाँ से y1 स्क्वायर। तो ये कभी सब्ट्रैक्ट होगा, कभी डिवाइड होगा, यही दो काम होंगे। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये इक्वेशन बी हो गई। ए और बी को इक्वेट कर दो फ्रॉम ए एंड बी। और एलिमिनेट करने की लोकेशन बिल्कुल फिक्स है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा और कहीं से नहीं एलिमिनेट करेगा वो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए और बी के टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और अल्फा बीटा एक साइड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो ये कंडीशन का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। एक और बताता हूँ, देन जाके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कौन सा? एंगल बिटवीन टू कर्व। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। तो यहाँ पर ये दोनों कर्व आर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू निकालनी है। और जैसे बोल दिया कि आर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मैकेनिज्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या होता है, पॉइंट ले लेना है, और पॉइंट लेने के बाद दोनों कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे। तो हम भी करा देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। और अब दोनों कर्वों का क्या निकाला जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2y बाई 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये y बाई 2 तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 4x अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई। तो m1 ये हो गई इक्वेशन। अब उसके बाद चूंकि यहाँ पर दोनों कर्व चेंज हैं, इसलिए दूसरे का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स। तो ये कितना आ गया? 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16 अपॉन 3y स्क्वायर। तो m2 इक्वल टू और अब तो m1 m2 इक्वल टू क्या? -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 3a स्क्वायर y1 क्यूब इक्वल टू ये 4 क्यूब इंटू x1। और क्या बात बताई गई थी? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लोगे। इस बार जरा देखो, ये सीधे आ जाएगा। कैसे? यहाँ से y1 क्यूब का वैल्यू पुट कर दोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा डायरेक्ट? तो यहाँ से फ्रॉम सेकंड तो ये 3a स्क्वायर
इंटू 16x1 इक्वल टू 16 इंटू 4x1, ऐसे लिख सकते हैं 4 क्यूब को। x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4/3, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। तो ये जाके हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में देखो, तो ये नेक्स्ट है आर्टिकल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ये जो काम करता है ये एडवांस के लिए काम करता है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब कोई क्वेश्चन में लिख दिया गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट से ही होगी, भले वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाई क्यों ना कर रहा हो। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो हमने ये लिख दिया y बराबर साइन एक्स, और हमने कह दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,0, तो सबके दिमाग में बात ये नहीं आने लग रही कि 0,0 तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये तो एट द पॉइंट बन रहा है, तो ये बात गलत होगी। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट बोल दिया है तो पॉइंट भले ही कर्व के ऊपर क्यों ना हो, उसकी कैलकुलेशन यही होगी जो हम अभी बताएंगे। और ऐसा क्यों होगा उसका रीजन जान लेते हैं। देखो इधर ये एक मैंने फिगर बनाया, अब मैंने मान लो कि ये पॉइंट यहाँ रख दिया। अब मैंने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x1, y1, तो यहाँ पे टेंजेंट बने या ना बने, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पे तो टेंजेंट बन रही है, इस पॉइंट से यहाँ तो टेंजेंट बन रही है कि नहीं बन रही है। तो क्या चीज दिमाग में आ रही बात, ये पॉइंट कर्व के ऊपर तो है, यहाँ पे तो टेंजेंट नहीं बना रहा, लेकिन आगे तो कहीं बना सकता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट अगर किसी ने बोल दिया है तो उसका कैलकुलेशन करने का वही तरीका होगा जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल सिर्फ एडवांस में चलता है, मेंस में नहीं चलता है। और बिल्कुल फिक्स स्टेप बिल्कुल बता रहा हूँ मैं क्या करना रहेगा। सबसे पहले तो हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बात ये है कि भाई मुझे कैलकुलस लगानी तभी आती है कि जब पॉइंट क्या हो, कर्व के ऊपर हो। और हमारा आर्टिकल ये है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है P, जिसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किससे, x1, y1 से। तो अब तुरंत दिमाग में बात है कि सबसे पहले क्या बता रहा हूँ मैं, ये वर्किंग रूल बता रहा हूँ। ये y इक्वल टू fx जो है ये इसका कर्व है। सबसे पहले क्या करना होगा कि हम इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक पॉइंट P है या Q है, सपोज अल्फा, बीटा। अब चूंकि पॉइंट कर्व के ऊपर है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि पॉइंट कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां से क्या रहेगा, बीटा बराबर f ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। अब उसके बाद इस अल्फा और बीटा पे मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए क्या होगा कि भाई ये कर्व दे दिया गया है, तो यहां से इसका dy/dx निकाल दिया जाएगा, तो ये f' आ गया। तो मैंने क्या बोला है, dy/dx कहाँ पे निकालना, एट द पॉइंट, और एट द पॉइंट दिस ये है, ये क्या है, एजम्पशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये x की जगह अल्फा आ जाएगा। और अब जब तुम्हें स्लोप मिल गई, क्या मिल गई है, स्लोप, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे लिख सकते हैं भाई, पॉइंट ऑलरेडी अल्फा बीटा और स्लोप ये है, तो यहां से इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस बीटा dy/dx अल्फा कॉमा बीटा x माइनस अल्फा। अब एक बात जरा ध्यान करोगे क्या, किसी भी तरीके से अगर मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू बताओगे, पहले इधर समझ लो उसके बाद लिखना, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए तो वो अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता जाऊंगा तो मुझे टेंजेंट मिलती जाएंगी कि नहीं मिलती जाएंगी। तो वो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, अल्फा बीटा अननोन कितने, तो इक्वेशन भी कितनी, तो पहली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करा के बनाया। और दूसरी इक्वेशन कैसी बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी इस बात से कि ये टेंजेंट कहां से पास हो रही है, तो जब टेंजेंट पास हो रही है x1 y1 से,
तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको सेटिस्फाई करा दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई y1 माइनस बीटा dy बाई डी एक्स एल्फा कॉमा बीटा x1 माइनस अल्फा। आप सब लोग विजुलाइज करो क्या अल्फा, ये भाई कोई क्वेश्चन में ये y बराबर एफ एक्स कोई भी कर्व दिया गया होगा तो तुम उसमें अल्फा बीटा रखोगे तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बनेगी। और दूसरा, जब तुमने यहाँ इक्वेशन लिख ली और इसमें x1 y1 ये तो पॉइंट क्वेश्चन देगा, तो तुम जैसे पुट करोगे तो पुट करने का ये अगेन अल्फा और बीटा में इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, और ये अल्फा बीटा में इक्वेशन सेकंड बन गई। और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर अल्फा एंड बीटा। और अल्फा और बीटा के लिए जब इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद put the value of alpha and beta in equation A, then we get a required tangent। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू जो आई हैं सॉल्व करने के बाद यहाँ पुट करते जाओगे, जैसे पुट करते जाओगे उतनी ही हमें क्या मिलती जाएंगी, टेंजेंट्स। और अब इसमें क्या होगा, जब एट द पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है, तो सिर्फ फिक्स है कि एक ही टेंजेंट होगी। और जब किसी ने कह दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो उसमें फिक्स नहीं होती हैं कि कितनी टेंजेंट बनेगी, वो तो फिक्स होती हैं किसके ऊपर, डिपेंड करती हैं कर्व के ऊपर। मान लो ये इस पॉइंट से खींच रहे थे तो भी देखा तुमने एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ये लो तीसरी टेंजेंट, ये लो पांचवी टेंजेंट। तो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में कर्व कैसा दिया गया। अब ऐसा कर्व तो नहीं रहता कि हमको 10 टेंजेंट निकलनी चालू हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, 2 निकाल देता है, कभी 3 निकाल देता है, कोई बहुत ज़्यादा हद अपनी तोड़ता है तो 4 कर देता है, इससे ऊपर कोई नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब पहले इसको नोट कर लो, फिर और आगे बात बताता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हम लोग को दे दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट 2,0 नॉट ऑन द कर्व आर गिवन बाई। तो यानी कि अब जरा यहाँ पे देखो, इधर जब कोई ये बोल दे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो पहली बात ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि पॉइंट कर्व पे है कि नहीं है, क्योंकि वो कर्व पे हो या ना हो, ड्रॉन फ्रॉम लिख दिया तो जो मैकेनिज्म अभी बताया उसी से उसको सॉल्व करना है। क्योंकि अभी फिगर बना के हमने दिखाया भी था कि पॉइंट भले कर्व के ऊपर हो लेकिन आगे जाके वो दूसरी जगह टेंजेंट बना सकता है कि नहीं बना सकता है, या नॉर्मल भी बना सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कर्व दे दिया गया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, और इसकी टेंजेंट ड्रॉन करी जा रही कहाँ से, 2,0 से, रफ फिगर, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं। और उसके बाद क्या मैकेनिज्म बिल्कुल बताया हमने फिक्स, कि सबसे पहले पॉइंट ले लोगे कर्व के ऊपर, तो हमने पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, एक बात मैं तुमको और सजेस्ट करूंगा कि कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो कि अगर कर्व इजी फॉर्म में है, मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो वहाँ पे पॉइंट लेने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। ये कौन सी फॉर्म होती है भाई, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जब कोई बोल देता है तो उसका मतलब ये होता है कि तुम ऐसे भी सोच सकते हो x और y के कोऑर्डिनेट को एक ही टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, x और y के कोऑर्डिनेट को क्या कर दो, एक ही टर्म में। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है थोड़ी। जैसे अल्फा बीटा लिया तुमने तो अननोन कितने हो रहे, 2, तो सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन पड़ेंगी, लेकिन अगर दोनों अल्फा के ही टर्म में आ जाए तो इक्वेशन क्या है, एक ही से काम हो जाएगा। अब जैसे पॉइंट अल्फा बीटा लिया, इसको मैं लेना चाहता तो ऐसे भी ले सकता था, x की जगह तुमने अल्फा लिया तो y का मतलब क्या हो गया, अल्फा पे पावर 4। तो बस ये एक एडवाइस है हमारी तरफ से, और कुछ नहीं, लेकिन सिंपलेस्ट हो तब, अदरवाइज इसको लेने की कभी कोई गलती भी मत करना, बेवजह कंफ्यूजन डाल देगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा इसका, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद ये पॉइंट और अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो क्या आ जाएगा y माइनस एल्फा पे पावर 4 dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई है, ये इक्वेशन ए आ गई। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आएगी क्या, बिल्कुल फिक्स कैलकुलेशन बताइए, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे, ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू है, अब पॉइंट ये था, ये लिख गई इक्वेशन। अब लिखने के बाद क्या करोगे, हमने क्या बताया था, ये टेंजेंट जो भी पॉइंट दिया गया उसको क्या करेगी, पास करेगी, तो उसका मतलब उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, एक्स वाला पॉइंट एक्स के प्लेस पे और वाई वाला पॉइंट वाई के प्लेस पे पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो, और फिर सारे टर्म्स एक साइड करके सिंप्लीफाई करना, कुछ कैंसिल मत करना। क्यों, क्योंकि अगर कैंसिल करोगे तो अल्फा बीटा कम, क्या हो जाएगा, कैंसिल किया तो अल्फा बीटा कम, और अल्फा बीटा कम तो मतलब पॉइंट कम, तो पॉइंट कम तो नंबर ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे क्या डाल देगा, इफेक्ट डाल देगा। तो इसलिए सारे टर्म एक साइड कर लोगे। और अगर हमने एक चीज़ ये भी बताई थी क्या, अगर किसी के मन आगे नहीं मैं कैंसिल ही करूँगा, तो हमने बताया था कि अगर टर्म कैंसिल कोई करता है तो तुरंत साथ में कंडीशन बना देता है कि वो वैल्यू भी क्या होगी, 0। याद आई बात की रही। अच्छा, और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ये बात हम लोग, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता था तो ये कंडीशन क्या हो जाती थी, नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये बच रहा है, और अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दोगे, तो ये अल्फा का वैल्यू 8/3, तो 2 पॉइंट हो गए, एक अल्फा का वैल्यू 0 और दूसरा ये हो गई। अब यहाँ से पॉइंट क्या मिले, यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख दो, तो जब अल्फा की वैल्यू 0 तो y ये भी 10, और दूसरा अल्फा की वैल्यू 8/3, तो यहाँ पे 8 पे पावर 4 अपॉन 3 पे पावर 4, तो 2 पॉइंट मिल गए। और जब पॉइंट 2 मिल गए तो टेंजेंट भी कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी, एक बार इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, एक बार इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, अल्फा और बीटा जब मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन ए में, फ्रॉम ए। तो पहला जब अल्फा 0। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, क्या, एक जब कोई बोल दे नंबर ऑफ टेंजेंट, क्या बोल दे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी, 2। कोई इक्वेशन थोड़ी पूछ रहा है, अगर कोई इक्वेशन पूछेगा तो भैया तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या क्या है वो है, इसलिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन ए में पुट कर दोगे तो फाइनली यहाँ से टेंजेंट क्या, y इक्वल टू 0, एक ये मिल गई, और सेकेंड ये पॉइंट पुट कर दोगे, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। तो अब नोट कर लेंगे, ये अर्थमेटिक सॉल्व कर लो, अर्थमेटिक कर लेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब लिखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, कहाँ से, इस पॉइंट से जो ड्रॉ करी जा रही है। मैकेनिज्म में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ही उसने ड्रॉन फ्रॉम द बोल दिया तो अपना दिमाग बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो बताया गया उसी से इसको सॉल्व करेंगे। ये कहाँ से ड्रॉ करी, 1,2 से। तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या बताया कि कर्व के ऊपर पॉइंट ले लोगे। इस बार भैया वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लेंगे, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले अल्फा कॉमा बीटा कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसका डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्लोप निकालना है ना तो इसलिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
और 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये एक साथ आ जाएगा और यहाँ से 2 dy/dx कॉमन हो जाएगा, तो y - 2 ये आ गया। अब पॉइंट पुट कर देंगे, ये आ गई स्लोप, पॉइंट पुट कर दिया गया। तो अब क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा, तो y माइनस बीटा dy/dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो ये 3α² अपॉन बीटा -2 x माइनस अल्फा। और फिर क्या बताया गया था, इसको इक्वेशन मैंने क्या लिख के दी थी कि a ले लेना है, और अब ये कहाँ से पास हो रही है, 1,2 से, तो 1,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर देखो 2 माइनस बीटा, ये बीटा -2 है, तो माइनस साइन कॉमन करके इसको बीटा -2 होल ऑफ स्क्वायर बना दे रहा हूं, और राइट साइड से भी माइनस कॉमन कर ले रहा हूं, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बीटा इक्वल टू 3α³ माइनस 3α²। सारे टर्म्स को एक साइड कर लेता हूं, तो ये बीटा स्क्वायर बाय 3α³ माइनस 4 बीटा प्लस 3α² प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। और फिर क्या बताया था, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर अल्फा एंड बीटा। तो इसको सॉल्व करो, फर्स्ट को और सेकंड को, अल्फा और बीटा के लिए। तो अब ये सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पर हाँ करेक्ट, तो ये बीटा स्क्वायर माइनस 3α³ माइनस 4 बीटा प्लस 3α² प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बीटा स्क्वायर माइनस 2α³ माइनस 4 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0, ये थी सेकंड, ये थी फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करूँगा ये आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से कितना, -α³ प्लस 3α² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये क्यूबिक इक्वेशन है। और इस क्यूबिक इक्वेशन में देखें तो अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट है कि नहीं है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट आ रहा है। तो वही जैसे नॉर्मल क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके अदर वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा³ है इसलिए बैलेंस करने के लिए α² से मल्टीप्लाई होगा, तो ये α³ बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, प्लस α², और चाहिए कितना, माइनस, तो इसलिए इसमें -4α से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -4α इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4α² और ये दस मिलकर ये आ जाएगा, और ये -4α, अल्फा इसमें चाहिए ही नहीं तो इसलिए +4, तो कुल मिला के अल्फा +1 और α² माइनस 4α प्लस 4 इक्वल टू 0। और अब ये जो वैल्यू बन गई ये क्या बन गई, अल्फा +1, और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये α-2 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो एक अल्फ़ा की वैल्यू, एक अल्फ़ा की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, तो अल्फ़ा इक्वल टू -1 और अल्फ़ा इक्वल टू 2। और इस अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और या फिर सेकंड में किसी एक में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की। तो इतना नोट करते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो अब ये अल्फ़ा का वैल्यू -1 और -1 फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, तो सेकंड में पुट कर देता हूँ मैं। तो सेकंड में जब पुट करेंगे, सॉरी फर्स्ट में पुट कर देते, ज़्यादा आसान रहेगा।
तो यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, और ये 8 प्लस 1 मिलके कितना रहेगा 10 आ जाएगा। यहाँ से एक बात तो सीधे डायरेक्ट दिख रही क्या कि भाई इस इक्वेशन का तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे भाई यहाँ पे तो जब डायरेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कि इसके रूट कैसे हैं इमेजिनरी, तो इसका मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू कैसे आएंगी इमेजिनरी, और जब बीटा की वैल्यू इमेजिनरी आएंगी तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं होंगी। अब सेकेंड, तो अल्फा इक्वल टू कितना रहेगा 2, फिर से फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, और जब फर्स्ट पे पुट किया तो ये कितना हो गया बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्यूब माइनस 4 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये बीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर होगा नहीं इसलिए फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज रहा 4 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ जाएगा ये 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इधर से भी ये 4 लिखा है ना, तो 2 इंटू 2 समझो तो टोटल 16 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 ये आ जाएगा अपॉन 2, तो बीटा का जो वैल्यू आ गया 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गई। तो यानी कि यहाँ से 2 पॉइंट आ गए, एक बार अल्फा 2 तो बीटा का वैल्यू प्लस के साथ, एक बार 2 तो बीटा का वैल्यू किसके साथ माइनस, और अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू किस में पुट कर दी जाएंगी इक्वेशन ए में, जिससे मुझे टेंजेंट मिल जाएगी कि नहीं। तो फ्रॉम ए पुट एक बार अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू एक बार प्लस के साथ और एक बार क्या माइनस, तो y माइनस 3 अल्फा की जगह 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये कितना आ जाएगा ये 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 और रूट 3 से रूट 3 भी कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 3x माइनस 2। सिमिलरली अब अदर वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो वो कैलकुलेशन कर ली जाएगी कि नहीं। बस फर्क कितना पड़ रहा है, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो आगे माइनस लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो इसको नोट कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब जो आर्टिकल अभी हम लोगों ने किया था उसी से रिलेट ये क्वेश्चन ही है। अभी तक क्या कर रहे थे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट कर रहे थे, लेकिन अब से जो क्वेश्चन है उनका ट्रेंड ये हो जाएगा कि जैसे ये कर्व दे दिया गया है और इस पे किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो कर्व को दोबारा किस पॉइंट पर मीट कर रही है ये हमें निकालना होगा। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, इस क्वेश्चन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट में मीट कर रही है उससे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ करी है, तो वो कर्व को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो बताओ, और ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे वो कर्व को कट कर रही है उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उनके बीच का एंगल बताओ। या फिर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जहाँ से खींचा था वो पॉइंट और जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंटों का एब्सीसा या ऑर्डिनेट एपी बना रहा है कि जीपी बना रहा है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि कोऑर्डिनेट है तो कोई ना कोई सीरीज फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, नहीं है तो हमारा मन आया तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो शुरू के 3 पॉइंट हैं उनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ, और आखिरी के जो 3 पॉइंट बन रहे हैं उनसे एरिया बताओ, और ज़्यादा बढ़ाने का मन हो गया तो हमने कह दिया इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो बताओ। ठीक,
और मन आ गया तो अब 3 पॉइंट थे तो हमने कहते 3 पॉइंट से सर्किल की इक्वेशन भी तो जाती है, तो हम कोऑर्डिनेट पे एंट्री मारना शुरू कर देंगे। हमने कहा सर्किल की इक्वेशन बताओ, अब सर्किल की इक्वेशन अब बोल के हम कह देंगे सर्किल की रेडियस बताओ, तो हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसी चीज़ के ये जो आर्टिकल थे ये एग्जैक्टली अगर तुम लोग ध्यान करोगे तो कोऑर्डिनेट जो क्लास 11 में पढ़ते थे, ठीक है, उसमें पैराबोला में इस तरीके के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे कि जब पॉइंट इनसाइड है तो पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया, सर्किल, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे बताई जाती थी, सरकम रेडियस, इन रेडियस, ये सब निकालने का। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि अभी हम एक जगह से टेंजेंट खींचेंगे, या टेंजेंट नहीं बोला गया तो नॉर्मल बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, वो दोबारा जाके मीट कर रही दूसरी जगह, ये बात मेन है पॉइंट। अच्छा, अब तुमको इसको सॉल्व करते समय क्या सावधानी रखनी है, बहुत आसान सा काम होगा। पॉइंट तो तुमको ऑलरेडी दे दिया गया है। अब जैसे हमने कहा कि इस पॉइंट से टेंजेंट खींची और इसी की ये जो टेंजेंट खींची वही दोबारा इसको मिल रही है, तो क्वेश्चन ये, अब क्वेश्चन जो हो गया वो कैसा क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पॉइंट था 1,1, अब इस 1,1 से एक टेंजेंट खींची गई है, वो उसको दोबारा P पे मिल रही है, तो हमें P का कोऑर्डिनेट बताओ। तो तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि मैं 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, और चूंकि ये लाइन इसी कर्व को मिल रही है तो इसका मतलब इस टेंजेंट का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना पड़ेगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही किसका कोऑर्डिनेट होगा, P का। बात दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई है? अच्छा, अब एक दूसरी बात और भी है कि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी कोई बोलता है तो मैं क्या करूँगा, इसके टेंजेंट की y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा, किसमें, कर्व में। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि y ही रखो, खाली हम इसे x की वैल्यू निकाल के भी कर्व में पुट कर सकते हैं। इन दोनों में क्या रखना होगा, वो क्वेश्चन की सिचुएशन देख के हम डिसाइड कर लेंगे, हम y रख के सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा कि x रख के सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो अब सबसे पहले तो मैं इसका dy/dx निकाल लेता हूँ। अब जब dy/dx निकाल लिया तो ये दो मल्टीप्लाई में, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो इसको, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये सब वैल्यू निकाल ली जाएंगी। तो निकालो फटाफट डिफरेंशिएशन पहले इसका, फिर करते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो ये y² = x, तो इसका डिफरेंशिएशन 2y dy/dx, एक फर्स्ट और एक क्या, सेकेंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अच्छा, अब ये क्या आया गया, 2y dy/dx, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस, ये माइनस है, ये 2 मिलके कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2x² प्लस 2 - x होल ऑफ स्क्वायर। अब बहुत ज़्यादा सॉल्विंग के चक्कर नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ किस पे निकालना है, 1,1 पे। तो 1,1 इसमें पुट कर देते हैं। तो फाइनली जब यहाँ से देखेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 2 dy/dx = -4 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, -2, और इधर +1। तो फाइनली यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब dy/dx की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे निकालनी क्या है, टेंजेंट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 ये 2y - 2, तो फाइनली x + 2y = 3, ये आ गई। और फिर क्या बताया गया क्वेश्चन ने, ये टेंजेंट इस कर्व को मीट कर रही है, तो जहाँ मीट कर रही है यानी P पे, P का कोऑर्डिनेट बताना है। तो मैंने क्या बोला है कि जो भी टेंजेंट होगी उसे x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू निकालना है, x या y की, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 माइनस कितना हो गया, 2y, इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। और अब इस कर्व में पुट करो, इसको सेकंड लिख दो ताकि ध्यान रहे, फ्रॉम सेकंड
वाई स्क्वायर एक्स 2 माइनस यार एक काम करो यार, x की वैल्यू मत पुट करो, y की पुट कर दो। दो बार कौन मल्टीप्लाई करेगा? आएगा वही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लिखने का मन नहीं कर रहा उतना। ये हो गया। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर वगैरह ओपन कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये कितना आ गया? 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x क्यूब, ये आ गया। सारे टर्म्स को एक साइड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा? 4x क्यूब, फिर स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, माइनस 17x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? तो तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमेशा सॉल्व रहती हैं। कैसे रहती हैं भाई? तुमने एक बात ध्यान करो कि ये टेंजेंट इस पॉइंट से खींची है, और तुम कर क्या रहे हो? इस टेंजेंट का इस कर्व का क्या निकाला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कि जब इसको और इसको, टेंजेंट को, इस कर्व को सॉल्व करोगे तो ये टेंजेंट और कर्व एक दूसरे को जितनी जगह मीट कर रहे हैं तो सारे पॉइंट इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो उसमें होगा क्या कि जब सॉल्व करोगे तो एक वो भी पॉइंट है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, और दूसरा वो भी पॉइंट है जहां से तुमने ड्रॉ किया है। अब ये क्वेश्चन किस में बनी है? एक्स में बनी है, तो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 1। तो इसको देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि हमने कैलकुलेशन गलत करी है। तो देखो भाई, चेक करके देख लो कहीं गलत तो नहीं हुआ कुछ। यहाँ से x इक्वल टू 1 इसका एक रूट आ जाएगा। अब क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहां से 4x स्क्वायर 13x, और ये प्लस कितना आ जाएगा? 9। तो ये x माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9। और एक बात और, क्या कौन सी बात? कि भैया ये तो वही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जहां तक खींच रहे हो, तो उस पॉइंट को तो मैं सॉल्व ही नहीं करूँ। क्यों? उसको सॉल्व भी कर दोगे तो y की वैल्यू तो वही आ जाएगी ना, तो इसलिए इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो इधर x का वैल्यू 1 है, फर्स्ट में पुट कर दो, देख लो y का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका इस पॉइंट की हमें कोई ज़रूरत, इसको लिख के तुम सिर्फ अपना क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 36, और इसमें 9 और 4 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो 4x माइनस 9 और यहाँ से दोबारा से फिर से x माइनस 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड पॉइंट है, तो हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा? x इक्वल टू 9/4, ये x की वैल्यू होगी। अब इसके बाद y की वैल्यू किस में निकालोगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके कि सेकंड में? तो हमारा एडवाइस ध्यान रखना, ये क्या है? लाइन है ना, तो इसमें सीधे पुट करके निकलेगा। कर्व में रखो तो फिर बड़ी कैलकुलेशन कर जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे किस में पुट कर देते हैं? फर्स्ट में। और जैसे फर्स्ट में पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट में पुट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से कितना आ गया? 12 3 3/8। तो इसका मतलब इस 1,1 पे जब इस कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोबारा इसको सी ऑप्शन पे मिलती है, तो नोट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कर्व दे दिया गया है और एक P पॉइंट से इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करी जाती है, और वो नॉर्मल मतलब कहने का ये है कि एक P पॉइंट से इस पर नॉर्मल ड्रॉ करी गई है, वो इस कर्व को दो जगह कट कर रही है। मान लो कहीं पे कट करी A और B पे, तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस A और B के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है।
क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा, और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के बाद, इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के बाद उस नॉर्मल की इक्वेशन और इस कर्व को क्या करूंगा, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने पर मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे, 2, और वो जो 2 पॉइंट मिलेंगे उनके ऊपर फिर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा। तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 25x पे पावर 4 ये आ गया। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, 0, -3, तो सीधे x के 0 चला जाएगा। तो कुल मिला के ये 1 + 2 dy/dx। तो यहाँ से ये आ गया। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y प्लस दिस, ये फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1 और माइनस 1/dy/dx, x माइनस x1। ये आ गया। और अब ये y = 2x - 3, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हम लोग की, सेकेंड डाल देता हूँ, इस कर्व को फर्स्ट डाल देता हूँ। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से तो ये 5x पे पावर 5 और यहाँ से अगर सब लोग ध्यान देंगे तो सीधे एक जो है x भी कॉमन हो जाएगा। तो ये x कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5x⁴ माइनस 10x² + 2 = 0। अच्छा एक बात जरा ध्यान दो, इस पॉइंट से x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक 0 मिल रही है कि नहीं, और x की वैल्यू 0, तो जो पॉइंट दिया गया था ये वही सेम पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि x 0 पुट करोगे तो यहाँ y की वैल्यू क्या, -3। तो इसका इस पॉइंट की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब सीधे केवल इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फैक्टर कर लोगे, इसका फैक्टर क्या हो रहा है, 6, 4 और ये कितना +5, हाँ करेक्ट है, ये +5 ही है। तो एक काम करो इसमें, तो फिर 5 भी कॉमन हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से ये तो हट जाएगा सीधे, और बचेगा सीधे क्या, तो ये वैल्यू क्या आ गई, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया, +-1। अब एक बार x की वैल्यू +1 के लिए सॉल्व किया जाएगा, एक बार x की वैल्यू क्या, -1। तो यहाँ पर x = 1 और सब किसमें, फ्रॉम सेकेंड। तो y = कितना आ गया, -1। तो पॉइंट क्या आ गया, 1, -1। और उसके बाद जब x का वैल्यू क्या, -1, तो कितना आ जाएगा, -5। तो फाइनली यहाँ पे पॉइंट ये आ गया। अच्छा अब हमें इन पॉइंट पे क्या निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन। तो dy/dx तो हम लोग करे बैठे हैं ना, तो एक बार 1, -1 पे टेंजेंट, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1, -1 यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना आ रहा है, dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, -1 आ रही है। कंफर्म है ना, एक बार बताओ,
पक्का ना? तो ये -2 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन लिख दोगे तो y + 1 -2, तो यहाँ से ये 2 और ये 1 आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले में कितना आ रहा है? -1 पे। -1 पे भी यही है, क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू -1 भी हो जाएगा तो पावर तो इवन ही है ना, तो स्लोप तो सेम ही बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अब क्या हो जाएगा? -1, -5। d/dx तो सेम ही आएगा। और अब y + 5 ये आ गई। तो ये थी इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन। बात क्लियर? इसको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर, तो या लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन में क्या होता है। ये कर्व है y = fx का, और इस कर्व पे एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट P है। उस P पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, और वो टेंजेंट x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी है वो पॉइंट, और x एक्सिस को जहाँ कट करेगी, इसकी लेंथ का नाम होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? pt। और अब बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो हमने इसके ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और P पॉइंट से जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, उस पॉइंट के बीच की लेंथ को, यानी P और N के बीच की लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये क्या होती है, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये हमने एक P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, PT टेंजेंट है, तो हम लोग टेंजेंट है तो मान लेते हैं x एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि tan थीटा = dy/dx। अब tan थीटा = dy/dx कोई बोले, या इसी को हम लोग बोल दें क्या? y'। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम आएगा? PT हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो PT कैसे निकलेगा भाई? P से M के बीच का लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है। P से M के बीच का लेंथ कितना है? y। अब मेरा एम क्या है? PT को निकालना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इन ट्रायंगल PTM क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा = PM/PT, और PM ये तो y है, तो साइन थीटा = PM/y, और PT हमें कैलकुलेट करना है। तो PT को मैं लिखना चाहूँ तो y × कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को अगर सब लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? √1 + cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? 1/tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? y'। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। फाइनली यहाँ से जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये रिजल्ट जो आ जाएगा PT = y/y'√1 + y'²। ये हमको स्टैंडर्ड फार्मूला ये याद रखना है। कैसे निकलता है इसलिए बता दे, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब बात करता हूँ लेंथ ऑफ
सब टेंजेंट की। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। तो यहां पे देखो पीटी ये टेंजेंट है। अब प्रोजेक्शन जब भी कोई बोल देता है, क्या बोल देता है? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे शैडो होता है। अब जैसे तुमसे कहते हैं कि इस ग्रीन पेन का प्रोजेक्शन चाहिए रेड पेन पर, तो तुम क्या करोगे? इस ग्रीन पेन के ऊपर चढ़ जाओगे और चढ़ जाने के बाद ऐसे खड़े हो जाओगे और उसके ऊपर लाइट डालोगे। तो जब लाइट डालोगे तो इसका कुछ शैडो आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो शैडो होगा वो कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ग्रीन पेन ऑन रेड पेन। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है पीटी, तो इसका जब मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा तो इसके ऊपर से ऐसे लाइट डाला, तो जब इसके ऊपर से लाइट डाला तो ये इसका शेडो जो बनेगा जाके वो क्या बनेगा? टीएम बनेगा, क्योंकि इतना पोर्शन है। और जब लाइट ऐसे वर्टिकल डालोगे तो सीधे ऐसे दिखेगी, तो इसलिए क्या बन जाएगा? टीएम बन जाएगा। और अब वाई पता है, टीएम निकालना है, और ये थीटा है, तो थीटा के नाम पे मुझे क्या पता है? टैन थीटा। तो इस वजह से मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा? टैन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन टी एम, और टैन थीटा का मतलब वाई डैश, पी एम का मतलब वाई। तो फाइनली टी एम बराबर वाई अपॉन वाई डैश, ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर बात आती है लेंथ ऑफ नॉर्मल की। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? तो ये एंगल कितना है? थीटा। और ये क्या है? टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल मैं बता सकता हूं कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब मेरा एम क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी हमने बताया क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? यहाँ पर पी एन है होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? पी एन। नॉर्मल कर्व को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच का जो लेंथ होगा उसका नाम होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। और अब लेंथ ऑफ नॉर्मल हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल बन गया? इन ट्रायंगल पी एम एन मुझे निकालना क्या है? पी एन निकालना है, और ये क्या है? वाई। तो साइन और साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और पी एन को कैलकुलेट करना है, तो पी एन बराबर क्या हो जाएगा? वाई सेक थीटा। और सेक थीटा का मतलब रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो y रूट ओवर 1 प्लस ये y डैश स्क्वायर हो गया। और सिमिलरली अब मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो इस बार क्या देखा जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ क्या देखा जाएगा? नॉर्मल। और जब प्रोजेक्शन नॉर्मल का प्रोजेक्शन देखोगे तो क्या आएगा? ये एम एन, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अब एम एन को कैलकुलेट करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा? tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो सीधे cot थीटा हो जाएगा। तो यानी कि एम एन बराबर y इंटू टैन थीटा। तो एम एन बराबर y इंटू वाई डैश। और एक आखिरी बात ये है यहाँ पर, क्या ये जितनी भी कैलकुलेशन करी है ये सबकी सब कहाँ पे करी गई है? एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली ये सारी कैलकुलेशन कहाँ भी हो सकती है? वाई एक्सिस पे। तो फॉर कैलकुलेशन, सुन लेंगे ध्यान से, ऑन द वाई एक्सिस, अगर ये सारी कैलकुलेशन वाई एक्सिस पे चलने लग जाए तो क्या होता है? तो होता ये है कि पहला पॉइंट y रिप्लेस बाय x, y रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? x से। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि y डैश रिप्लेस बाय 1 बाय y डैश से। इन सभी फार्मूला में y की जगह x लिख दोगे और y डैश की जगह क्या लिख दोगे? 1 अपॉन y डैश। तो ये सारी कैलकुलेशन कहाँ आ जाएगी? ऑन द y एक्सिस आ जाएगी। तो अब इसको नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि ये कर्व दे दिया गया है
और बोला गया सब नॉर्मल कांस्टेंट है तो n की वैल्यू बतानी है। अब सब नॉर्मल है तो सब नॉर्मल का फार्मूला हम लोग को पता है, तो सब नॉर्मल का फार्मूला क्या है y, तो यानी कि y और y के साथ किसकी जरूरत पड़ रही है y डैश। तो मैं इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करूंगा, तो y डैश a तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये n x टू दी पावर क्या हो गया n माइनस 1। अब उसके बाद सब नॉर्मल, तो क्या फार्मूला था y इंटू वाई डैश, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से a ये दोनों सेम हो जाएगा, ये n तो ऐसे रहा, x बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पावर क्या हो जाएगी ऐड। अच्छा अब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तो कांस्टेंट तभी बच पाएगा जब इससे x वाला टर्म क्या हो जाए एलिमिनेट, तो ये x वाला टर्म एलिमिनेट तभी हो पाएगा जब इसकी पावर को हम क्या करेंगे 0। तो इसका मतलब कि ये रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए हम लोग के पास कांस्टेंट, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू कितना आ गया 1/2। इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पोर्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द कर्व, ये कर्व दे दिया गया है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द कर्व बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, तो मतलब ये कर्व दे दिया गया है यहाँ पर और इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है तो ये इसका क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक क्या बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, यानी हमें क्या निकालना है पीटी, पीटी का मतलब क्या हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है फार्मूला y अपॉन वाई डैश रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमें इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे देखो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको सब्सटीट्यूशन से कर सकता था, तो पुट y इक्वल टू क्या a साइन थीटा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा ये आ गया, और अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ये a, और यहाँ पे जब रख देंगे और अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो फाइनली a कॉस थीटा। तो सिमिलरली अदर प्लेस पे भी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। और अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से a कॉमन कर लेना, और cos के साथ जब भी 1 होता है तो हमें उसको क्या करना है रिमूव, तो रिमूव कर देते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a/2 log 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कैसे बन गया log m टू द पावर n, तो m टू द पावर n, तो n क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो यानी कि x बराबर a cos थीटा a/2 इंटू 2 log, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बस अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन कैसा बन गया पैरामीट्रिक फॉर्म, y रिप्रेजेंट हो गया थीटा, x भी रिप्रेजेंट हो गया क्या थीटा, तो इसलिए यहाँ से dx अपॉन डी थीटा निकाल देते हैं।
ये माइनस ए साइन थीटा प्लस ए 1 tan थीटा बाई 2, और tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और अगेन 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा अपॉन 2 और tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो फाइनली ये सिर्फ क्या बच जाएगी साइन थीटा। और अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया। तो dx अपॉन डी थीटा और y का वैल्यू ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा ए कॉस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आई है ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा अपॉन, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ tan थीटा। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई tan थीटा। अब जब ये वैल्यू हम लोग को मिल गई डी बाई डी एक्स, तो अब y तो पता ही a sin थीटा और dy बाई डी एक्स tan थीटा, तो हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो pt y अपॉन वाई डैश रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, y की जगह a साइन थीटा और y डैश की वैल्यू आई है tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, और रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या रह जाएगा, सेक थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, a सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, a। तो ये था यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द कर्व, ये कर्व हमें दे दिया गया है, अगर है कि पोजीशन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये कर्व है, रफ फिगर बना रहा हूँ मैं। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P है जिससे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज डिवाइड एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनटू सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो है यहाँ पर PT और PT डैश का क्या निकालना है, रेशियो, जो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी PT अपॉन PT डैश। अच्छा, अब PT क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और PT डैश भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेकिन वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ है, y एक्सिस पे। तो अभी हमने बताया है कि x एक्सिस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका फार्मूला तो मुझे याद है, y अपॉन वाई डैश रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। और ये y एक्सिस पे क्या होगा, तो क्या बताएगा, y बदल जाएगा किससे, x से, और y डैश किससे बदल जाएगा, 1 अपॉन वाई। अब यहाँ 1 अपॉन वाई रखोगे तो ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अब जरा ध्यान करो, यहीं पे y बदल जाएगा 1 अपॉन वाई डैश से, तो यहाँ स्क्वायर एलसीएम लोगे तो रूट वाला टर्म तो यही रहेगा,
लेकिन वो y डैश नीचे आएगा और ये जो ऊपर ट्रांसफर हो उससे वो क्या कर जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली तुम्हारे पास बचेगा कितना, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा, y अपॉन एक्स इंटू वाई डैश, ये इक्वेशन ही होगी। अब मैं y डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये इसका डिफरेंशिएशन करना। अब ये वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने पहले भी किया है। क्या इसको कैसे करते हैं, लॉग लेके, तो लॉग m इंटू एन, तो ये log m प्लस एन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और ये m log x और ये n log y। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो m log x 1/x, n 1/y dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये n अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू एम अपॉन एन। और अब इसकी इक्वेशन में वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे a, तो जैसे पुट करेंगे a में तो y अपॉन एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस n अपॉन m बाई एन। अच्छा यहाँ आंसर हम लोग जो है ये माइनस में रखेंगे कि इसको प्लस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे हम इस आंसर को क्या कर देंगे, प्लस पे। ये एक बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि m का रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये टोटल रिजल्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। टोटल रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ का क्या है, रेशियो। तो चूंकि m ने मुझे बताया ही नहीं कि m पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्या केस है, तो इस वजह से ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर मुझे m यहाँ कंडीशन दे देता कि m भी पॉजिटिव है और n भी क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस करके ही रखता, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लेंगे। अब जाके ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, इसका काम पूरा खत्म हो गया। एक लास्ट पॉइंट बताते हैं, इसको नोट करेंगे पहले। यहाँ पर अब टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल का एक एप्लीकेशन भी होता है, क्या क्या कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन कब हम सॉल्व कर सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल से, उसके लिए बात सुनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व किया जा सकता है जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कहा जाए कि इक्वेशन रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जब एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही होगी तब हम इस चैप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख रहे हैं। जैसे कर्व ये दे दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, और हमने क्या बोला है, इक्वेशन रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन एक दूसरा ये है, फिगर मैंने बना दिया। अब जरा देखो इस फिगर को देखा जाए तो यहाँ पर एफ एक्स का ग्राफ और जी एक्स का ग्राफ, ये एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब एक पॉइंट पे टच करें तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कितने सोल्यूशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक। तो इसका मतलब जैसे ही तुमने दिमाग में एक बात की इक्वेशन कितने सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है, वन, तो तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि मैं इसमें टेंजेंट नॉर्मल का एप्लीकेशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ भाई, एक जगह पे टच कर रहा है तो दैट मीन्स के इन दोनों का डी वाई बाई डी एक्स सेम होगा कि नहीं होगा। अब मैं यहाँ से बताता हूँ मैकेनिज्म। करना क्या होगा कि जैसे एक ये हमने इक्वेशन सपोज ये लिख दी है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये लिखी है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट वन सोल्यूशन। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि लेफ्ट वाले को अलग y के इक्वल ले लिया जाएगा और राइट वाले को अलग y के इक्वल ले लिया जाएगा, और उसको लेने के बाद इनका हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद चूँकि इक्वेशन में एक ही सोल्यूशन है, और हमें दूसरी बात ये भी पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो सिर्फ एक ही जगह पे होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे होगा। क्यों, फिर से बात सोचो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है इक्वेशन रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन,
तो वन सोल्यूशन होने का मतलब इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक ही तो होगा। अब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा होगा, वो हमको अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1, y1। अब इस पॉइंट पर दोनों के dy/dx को इक्वेट कर दिया जाएगा। दोनों के dy/dx को क्या कर दिया जाएगा, इक्वेट। x वाला वैल्यू x की जगह, y वाला वैल्यू y की जगह। और इसको करने के बाद ये इक्वेशन सॉल्व करी जाएगी। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे दिमाग में बात रखेंगे। यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, वो क्वेश्चन में दिखेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी गई उसमें लेफ्ट की वैल्यू अलग y के इक्वल ले ली जाएगी, राइट की वैल्यू अलग y के इक्वल ले ली जाएगी। उसके बाद दोनों का dy/dx निकाल दिया जाएगा, एक पॉइंट ले लिया जाएगा x1 y1, और ये x1 y1 जो पॉइंट होगा वो दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे। किसमें कराओगे सेटिस्फाई, दोनों कर्व। अच्छा, अब जब दोनों कर्व में कराओगे तो विजुलाइज करेंगे सब लोग। यहाँ पे कराया, अब यहाँ से एक इक्वेशन बनी है, क्या बनी है, इक्वेशन। और यहाँ से कितनी इक्वेशन बनी, दो, x1 y1 एक इक्वेशन, और फिर दूसरे लिए कर्व से x1 y1 में दूसरी इक्वेशन मिल रही है। और यहाँ पे ध्यान से ये भी बात सोचेंगे, हम लोग सीख क्या रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट। तो इसका इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन में कांस्टेंट लगा हुआ है, दोनों इक्वेशन में से क्या लगा होगा, किसी एक में कांस्टेंट। दिमाग में बात आ गई। अब आ जाने के बाद जरा सोचो तो क्या होगा कि एक जिसमें कांस्टेंट नहीं है, जिसमें कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे क्या हुआ, x1 y1 हुआ। तो उसमें इसका मतलब एक इक्वेशन x1 y1 में मिल गई विद, मान लो सपोज fx में कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब x1 y1 ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ x1 y1 में रहेगी, इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा dy/dx को जहाँ इक्वल किया है तो यहाँ x1 दिख रहा है, लेकिन साथ साथ x1 के साथ साथ कुछ y का भी पॉइंट होगा, तो x1 y1 में एक दूसरी इक्वेशन यहाँ मिलेगी, मिली। अब जिसमें कांस्टेंट नंबर नहीं था उससे x1 y1 और इधर से x1 y1, इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व कर लेने के बाद x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 और फिर तुरंत अगले स्टेप में ध्यान करेंगे क्या कि x1 y1 तो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये x1 y1 का कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा जिसके अंदर कांस्टेंट नंबर लगा रहा होगा। और जैसे तुम उसको पुट करोगे तो सेटिस्फाई कराओगे तो बचेगा कि सिर्फ क्या, कांस्टेंट की वैल्यू। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या मैकेनिज्म बताया लास्ट टाइम, एक बार और बता रहा हूँ क्या, कि सबसे पहले x1 y1 पॉइंट ले लोगे, सीधे सीधे बता रहा हूँ, x1 y1 पॉइंट लोगे, दोनों कर्व में से किसी एक कर्व के साथ क्या लगा होगा, कांस्टेंट नंबर, उसको छोड़ दोगे, और जिसके साथ कांस्टेंट नंबर नहीं लगा वो इक्वेशन लोगे, और इस पॉइंट पे dy/dx को इक्वल करने पर जो इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यू निकालोगे, और वो x1 y1 की वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी उस इक्वेशन में जिसमें कांस्टेंट नंबर क्या है, लगा हुआ है। जैसे सेटिस्फाई करा दोगे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट, इतना केवल नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन हम कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है कि px² इक्वल टू log x दिया गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें p की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं वो निकालनी है, जिसके लिए इक्वेशन रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। देखो, जब कभी भी ध्यान रखना कि कांस्टेंट नंबर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, खासकर मल्टीप्लाई में, तो तुरंत ये ध्यान रखना उस कांस्टेंट नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नहीं। मतलब कहने का ये कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन ही चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अब हमने एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बताया, तो अभी ये बात जो बताई थी उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन उस काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाली वैल्यू को अलग y के इक्वल और राइट वाली वैल्यू को अलग y के इक्वल, ये ले लेंगे हम लोग। अब इसको लेने के बाद तुरंत, अब क्वेश्चन ने कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला p पॉजिटिव है, फिर दूसरा p 0 है, फिर तीसरा p नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं केस फर्स्ट, ये 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले सिंपल केसेस में ज़्यादा सोचते हैं बात। जैसे p का वैल्यू हमने 0 कर दिया, p का वैल्यू क्या कर दिया, 0, और जब p का वैल्यू अगर 0 है तो सीधे ये y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और दूसरा y इक्वल टू क्या है, log x। अब y इज इक्वल्स टू 0 है और दूसरा क्या है, y इज इक्वल्स टू log x है, तो इस केस में क्या होगा, तुमको देखो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि log x का ग्राफ तो मुझे ऑलरेडी पता है,
log x का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है कि नहीं होता है, और दूसरा y बराबर क्या है 0, तो y बराबर 0 जो होता है वो कहाँ होता है, y एक्सेस पे होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, y बराबर 0 x एक्सेस पे होता है, कुछ भी, तो y बराबर 0 कहाँ होता है, x एक्सेस पे। तो हम देख रहे हैं इस ग्राफ में केवल ये डायरेक्ट ही एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब एक सोल्यूशन सीधे मिल जा रहा है, तो उसका मतलब एक वैल्यू p की ये वैल्यू पॉसिबल होगी। फिर केस सेकेंड हमने बनाया कि p का वैल्यू निगेटिव होगा। अच्छा, p का वैल्यू जब निगेटिव होगा तो ये y इक्वल टू जो px स्क्वायर लिखा है, जरा ध्यान से सोचो, ये कैसा पैराबोला है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला की इक्वेशन में अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो अपवर्ड चलता है, और माइनस हो तो डाउनवर्ड चलता है। तो यहाँ पे तुमने ध्यान करोगे तो इस केस में अगर मैं p का वैल्यू निगेटिव ले लिया हूँ, क्या ले लिया हूँ, निगेटिव, तो इसका मतलब log का ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा, और ये वाला ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि एक जगह कट करेगा, तो इसका मतलब p का वैल्यू निगेटिव होगा तो भी एक ही सोल्यूशन मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या चलेगा, केस थर्ड, और जब केस थर्ड चलेगा तो उसमें p का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, और जब p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अब जरा ध्यान दो, ये p पॉजिटिव हो गया तो ये पैराबोला कैसे अपवर्ड चलेगा, और लॉग का ग्राफ ऐसे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती टच कराना पड़ेगा कि कहाँ पे टच कर रहा है, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसमें पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो इसको नोट करो, फिर p निगेटिव करते हैं। p हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया, तो इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा फिगर। एग्जैक्टली क्या होगा वैल्यू वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वही तो निकालना होगा, बस ये करना है कि हमें सिर्फ एक ही जगह इसको क्या करना है, टच कराना है। तो हमने जब इसको टच कराया तो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट क्या, x1, y1। अब वो x1, y1 क्या करेगा, दोनों ही कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये y1 इक्वल टू p x1 स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा y1 इक्वल टू लॉग x1, ये दूसरा इक्वेशन, और फिर क्या बताया था, दोनों का क्या निकालना होगा, dy बाई dx। तो y बराबर px स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू 2px, और ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया जाएगा, तो dy बाई dx ये x1, y1, ये 2px1, और दूसरा जो इक्वेशन दी गई है वो y इक्वल टू क्या है, log x, और देन इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स, dy बाई dx पॉइंट पुट कर देंगे तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन x1। अब फिर दोनों को क्या कर दिया जाएगा, इक्वेट, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे, इसको और इसको, तो ये कितना आ गया, 2px1 इक्वल टू 1 अपॉन x1। तो फाइनली x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2p, और फिर फाइनली x1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 2p आ जाएगा। लेकिन इसमें प्लस माइनस में कौन सा साइन रखा जाएगा, तो तुम ध्यान से देखो, ये x1, ये जो पॉइंट आया है ये पहले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी, तो ये लॉग के अंदर तो हमेशा सिर्फ कैसी वैल्यू चलेगी, प्लस वाली, तो इसका अलग ये वैल्यू होगी। और फिर हमने क्या बोली थी, अगली बात हमने ये बात बोली थी कि जब ये पॉइंट पुट करोगे तो एक में पुट करोगे तो कांस्टेंट नंबर आएगा, और जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो दूसरे में पुट करेंगे तो कांस्टेंट नंबर की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक से फिक्स मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस x1 को मैं इसमें पुट करता हूँ, पुट तुमको दोनों में करना है, इसमें पुट करता हूँ, जरा देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट में ध्यान, जैसे ही फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू p, और x1 की जगह 1 अपॉन 2p, कैंसिल हो गया, तो ये y1 का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, और इस वैल्यू को हम सेकेंड वाले में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, p की। तो फ्रॉम सेकेंड y1 की जगह 1 बाई 2 और log x1 की वैल्यू दिस हो गई। तो फाइनली अभी log उधर ट्रांसफर कर लोगे, तो ये ट्रांसफर कर लोगे तो 1 अपॉन रूट ओवर 2p इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई 2, या फाइनली फिर इसको बोल सकते हैं 2p बराबर रूट 2p बराबर e टू द पावर माइनस 1 बाई 2, इसको स्क्वायर ओपन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर क्या, -1, इसको रूट को उधर ट्रांसफर कर दिया, और फिर p इक्वल टू 1 अपॉन 2e। तो फाइनली अब p की कितनी वैल्यू हो गई, p 0 भी था
और पी क्या था, निगेटिव भी था, और पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू। तो देयरफॉर पी बिलोंग्स निगेटिव था तो ये वैल्यू, और जीरो पे इक्वलिटी आ जाएगी, और ये एग्जैक्ट पॉइंट है इसलिए करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ये फाइनल पी का सोल्यूशन आ जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। भाई हम लोग के पास 3 सोल्यूशन है। पहले केस में आया था पी का वैल्यू क्या था, 0। दूसरे केस में सोल्यूशन ये आया था। इन दोनों को जब क्लब करोगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। और तीसरा पी का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इस केस में सोल्यूशन पी की वैल्यू क्या है, 1/this। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू को किस में लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट में। ये है, तो ये आंसर ई जो है तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है ना, ये ई है। तो देखो अब इस इक्वेशन में हमें निकालना है एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर प्लस के साथ है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस के साथ है तो चाहे ए की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो तो केवल अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, फंक्शन में कोई चेंज, मल्टीप्लाई में रहता है तो फंक्शन पूरा क्या कर देता है, वो चेंज कर सकता है वो। तो यहाँ पे सिर्फ अप और डाउन ही होगा कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे। अच्छा इंटरवल क्या दिया गया, 0 से पाई, और इंटरवल 0 से पाई है तो ये काम और अच्छा हो गया, क्या कि जो मॉड x है ये सिंपल x रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, और उसके बाद फिर लेफ्ट वाली वैल्यू को अलग y के इक्वल और राइट वाली वैल्यू को अलग y के इक्वल। मैकेनिज्म क्या बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है क्या कि एक पॉइंट ले लोगे x1, y1, और x1, y1 दोनों कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और फिर इसी x1, y1 पे दोनों के dy/dx निकालेंगे। यहाँ dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा, ये sin x, यहाँ से dy/dx। अब इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x1 इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। किस पे इक्वेट कर रहे हो, ये दिस पॉइंट पे। तो यहाँ तो सिर्फ इसमें x के जगह क्या आ जाएगा, x1, y का टर्म ही नहीं है और इसमें तो है ही नहीं। और अब यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो लेकिन इंटरवल क्या दिया, 0 से पाई दिया गया, तो 0 से पाई में √3/2 वैल्यू तो जो होगी सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी, पाई/3 पे होगी। तो ये x1 की वैल्यू आ गई। अब फिर हमने क्या होता है, ये जो वैल्यू निकलेगी वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पुट करोगे। एक से क्या हो जाएगी, y की कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और दूसरे में वो y की वैल्यू पुट होगी जिससे a की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, पहले पुट दोनों में ही करना है। और यहाँ से जो वैल्यू आ गई y1 1 माइनस cos 60 डिग्री 1/2, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब ये इसमें पुट हो जाएगा, तो y1 की जगह कितना आ गया, 1/2 √3/2, और x1 की वैल्यू पाई/3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली a इक्वल टू 1/2 माइनस पाई/2√3। तो ये इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के समझाते कि उसमें जब भी कांस्टेंट नहीं बताया जा रहा है तो उसमें तुम्हें केस कंसीडर करके काम करना पड़ेगा। तो अब जाके हम लोग का टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया भाई। फिर थैंक यू।